हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर नंबर जो 1 है, आई वंडर। ठीक है ना। इसका आज हम लोग सारा प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो क्लास में मैंने इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया था, देख लीजिए आप लोग। लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेनेशन आपको करके समझाया था, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताया था, ताकि आप लोग को ये पूरा पोयम जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज हम आप लोग को इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। सभी क्वेश्चन आंसर आपको क्या समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखना होगा उसके लिए। ठीक है। चलिए, सबसे पहले आप लोग इस वर्ड को याद कर लेंगे। ये जितना भी वर्ड मीनिंग है इसको याद कर लेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर और चैप्टर को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं यहाँ पर। ठीक है। बोल रहा है आपका क्वेश्चन, थिंक एंड टेल, मतलब आपको सोचना है और आपको बताना है। ठीक है, कहना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। B.1 का 1 नंबर, आंसर दीज क्वेश्चन ओरली। क्वेश्चन का जवाब आपको मौखिक रूप से देना है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है, तो आपको ये क्वेश्चन को लिखना होगा आंसर। तो पहले समझिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा टेल यू डेट दी पोएट इज क्यूरियस। कहते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इस पोयम का, जो आप पोयम देख रहे हैं आई वंडर, इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें कवि किस चीज़ों के बारे में बताकर, कवि क्या बताकर उत्सुक हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। ठीक है। क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक होना। क्या होना? उत्सुक होना। नहीं, आप लोग जानते होंगे, जैसे जैसे किसी के यहाँ अगर भोज का न्योता मिलता है ना, गाँव में भोज रहता है, तो बच्चे लोग ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। उसी प्रकार बोलता है कि फर्स्ट स्टेंजा में कौन सी बात बताई गई है जिससे कवि उत्सुक हो रहे हैं। ठीक है। तो बाबू आपको उत्तर में क्या लिखना है, ध्यान से समझिएगा। आप लोग पहले यहाँ पर देखिए, फर्स्ट स्टेंजा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, कवि जो है बताते हैं कि ग्रास जो होता है ये ग्रीन क्यों होता है, हवा कभी दिखती क्यों नहीं है, जो बर्ड्स है इसको घोंसला बनाना किसने सिखाया, और पेड़ों को आराम करने के लिए किसने कहा। तो ये सब बात बताकर क्या हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं, मतलब उत्साहित हो रहे हैं। ठीक है। आश्चर्य हो रहे हैं, आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देना है आंसर। देखिए मैं जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा रहा हूँ आप लोग लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर है, दी कलर ऑफ दी ग्रास, नोट सीन विंड, दी मेकिंग ऑफ बर्ड्स नेस्ट एंड द ट्रीज इज रेस्ट। ठीक है। बस यही चार बात बताए। दीज आर द थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंजा डेट टेल अस डेट दी पोएट इज क्यूरियस टू नो वाई दे आर सो। ध्यान से समझिए, मैं आपको हिंदी में नहीं समझाता हूँ। कहता है कि घास का रंग, हवा जो नहीं दिखती है, ठीक है, और पक्षी जो घोंसला बनाती है, ठीक है, पक्षी घोंसला जो बनाती है ना, एंड पेड़ जो आराम करते रहता है, ये सब वस्तु के बारे में फर्स्ट स्टेंजा में कवि बताकर क्या हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं कि वो जानने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। मतलब कभी ये सब के बारे में इसलिए बताते, उनको लगता है ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ के बारे में बताकर वे क्या हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। ठीक है। उत्सुक हो रहे हैं मतलब आश्चर्य में पड़ गए हैं। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोल रहा है, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। देखिए कवि जो है वो क्लाउड को फ्लफी क्यों कहे। फ्लफी मतलब होता है हल्के फुज्जेदार। आप लोग देखे होंगे हल्का फुल्का होता है ना जी। तो कवि जो है बादल को, क्लाउड को, मतलब क्या, बादल को, उसको हल्के फुज्जेदार क्यों कहे। यहाँ पर देखिए, आप लोग देखिए यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर देखिए, एंड हिंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, और मतलब आकाश में हल्के फुल्के बादल को कौन लटकाता है, यहाँ पर कहा गया ना। तो ऐसा कभी क्यों कहते हैं, पहले आप हमको ये बात बताना है। ठीक है। क्वेश्चन यही कह रहा है, व्हाई डू यू थिंक, कवि व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड्स फ्लफी। आप क्या सोचते हैं कवि जो बादल को हल्के फुल्के फुज्जेदार कहे, हल्का फुल्का कहे, हल्का फुल्का, वो क्यों कहें ऐसा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। तो हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, देखिए हम यहाँ पर उत्तर आपको दे रहे हैं, आप लोग लिखिएगा। द क्लाउड मूव्स इन द स्काई स्विफ्टली सो द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फ्लफी। मतलब जो क्लाउड बादल जो होता है ना, ये स्काई में, आसमान में स्विफ्टली क्या करता है, मूव कर जाता है। क्या करता है, मूव करता है, गति करता है, इधर से उधर करते रहता है। ठीक है। आसानी से, स्विफ्टली। ठीक है। इसलिए जो स्पीकर हैं जो इस पोयम को लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, ठीक है ना, वे क्या बादल को क्या पुकारते हैं,
हल्के फुज्जेदार। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग सेकंड क्वेश्चन का उत्तर में लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन कहता है डज द विंड हैव एनी कलर। तो यहाँ पर ही आप लोग लिखिएगा नो, नो द विंड हैज नो कलर, है ना, द विंड हैज नो कलर। ये देखिए यहाँ पर हम दे दिए हैं नो, नो विंड हैज नो कलर। ठीक है, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन का उत्तर है, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए, ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए 4 नंबर क्वेश्चन को पहले समझिए ध्यान से, क्या बोल रहा है। डू यू ऑफेन, इसको पढ़िएगा ऑफेन, ऑफ्टेन नहीं, ऑफेन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर इट। कहता है कि क्या आप भी अक्सर अपने पिता से उस वस्तु के बारे में पूछते हैं जो आपको आश्चर्यचकित करता है। डज ही आंसर योर क्वेश्चन, क्या वे आपके क्वेश्चन का जवाब देते हैं। इफ ही डजंट, इफ ही डज नॉट, व्हाट डू यू सेटिस्फाई योर क्यूरियसिटी। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, अगर वो कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते होंगे तो वो आपको संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं, बताइए। आपकी जो उत्सुकता होती है, इसका मतलब हुआ उत्सुकता, यहाँ पर लिख देते हैं हम उत्सुकता को, आपको आपकी उत्सुकता को शांत करने के लिए वो क्या करते हैं। तो बाबू आप लोग आंसर में क्या लिखिएगा, ध्यान से समझना है, 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर है ये। ठीक है, लिखेंगे आई आल्सो आस्क माई फादर अबाउट द थिंग्स। ध्यान से समझिएगा तो ये आपका ये बहुत अच्छा तरीका समझ में आएगा। देखिए, आई आल्सो आस्क माई फादर अबाउट दी थिंग्स, मैं अक्सर अपने पिता से उस वस्तु के बारे में पूछता हूँ। आई वंडर इट, जो वस्तु हमको वंडर आश्चर्य करती है, आश्चर्यचकित करती है, उत्सुक करती है। ठीक है, समझे, मैं अपने पिता से अक्सर वैसे क्वेश्चन के बारे में पूछता हूँ जो हमको उत्सुक करती है। माई फादर आंसर्स माई क्वेश्चन, मेरे पिताजी जो हैं वो मेरे क्वेश्चन का जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। इफ़ ही डज नोट नो, अगर वे नहीं जानते हैं सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन के बारे में या कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं, ही टेल्स मी टू आस्क इट फ्रॉम अदर्स, तो वो हमको दूसरे लोगों को बोलते हैं कि इनको बता दीजिए, या दूसरे से पूछने के लिए बोलते हैं। ठीक है, समझे आप लोग, वो हमसे क्या कहते हैं, अगर मतलब मानिए अगर मेरे पिताजी कुछ क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो वो हमको बता देते हैं। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन का जवाब वो अगर नहीं भी जानते हैं तो वो हमको बोलते हैं कि जाओ तो उससे पूछ लेना। समझे, आइए, टू सेटिस्फाई माई क्यूरोसिटी आई आस्क सच क्वेश्चन फ्रॉम माई टीचर्स एंड अदर एल्डरली पर्सन। टू सेटिस्फाई, मुझे संतुष्ट करने के लिए, मेरी उत्सुकता को संतुष्ट करने के लिए मेरे जो क्वेश्चन होते हैं मैं अपने टीचर से, या फिर जो उम्र दराज आदमी है, जो उम्र दराज आदमी मतलब जो पुराने, बहुत उनका उम्र हो चुका है 40-50 साल, तो वैसे व्यक्ति से हम पूछकर अपनी उत्सुकता को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं। समझ गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग उत्तर लिखिएगा। मैं आपको 100% प्रयास करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आप लोग को इस प्रकार समझ में आए कि आप इस क्वेश्चन का जो उत्तर है इसे रटिए नहीं, इसको अपनी भाषा में लिख सके, इसलिए मैं ऐसा प्रयास करता हूँ। आइए, थोड़ा क्लास लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन आंसर वाला क्लास है, तो ध्यान से समझना होगा, लेकिन बाबू घबराइएगा नहीं। कहता है बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम सी वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कहता है आप जो इस पोएम को रीडिंग किए हैं उसके बेस्ड पर, मतलब उसके आधार पर आपको वेदर करना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, मतलब निम्नलिखित जो कथन है, ये ट्रू है अथवा फॉल्स है। ओके, देखिए फर्स्ट है द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड, जो मून का जो शेप होता है, मतलब मून का, चांद का जो आकार होता है ये फिक्स्ड होता है। नहीं सर, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सर, तो क्योंकि जो मून का जो आकार है ये कभी छोटा होता है, कभी आधा होता है, कभी पूरा गोल होता है, यही ना कभी बोलते हैं। कभी यहाँ पर आश्चर्य क्यों हो रहे हैं, कभी इसलिए आश्चर्य यहाँ पर हो रहे हैं कि बोलते हैं कि जब जब मून जो होता है नहीं पूरा गोल नहीं होता है तो उसका टुकड़ा कहाँ चला जाता है। ठीक है ना, स्पीकर जो है
जो बच्चा रहे कि कोई भी रहे, ये इस बात से लेकर आश्चर्य कि जब जो चांद है वो पूरा गोल नहीं होता है तो उसका टुकड़ा कहाँ चला जाता है। इसलिए बोलता है कि द शेप ऑफ मून इज फिक्स, तो ये बोलेंगे फॉल्स। आगे देखिए, द बर्ड्स मेक दियर ओन नेस्ट, जो बर्ड्स है वो अपना घोंसला खुद ही बना लेती है, तो आप बोलेंगे यस गुरुजी ये बात तो सही है, TRUE ट्रू, है ना, TRUE ट्रू। ओके, आगे देखिए, द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल, जो रेनबो होता है ये हमेशा कलरफुल नहीं होता है, तो ये बात सर गलत है। रेनबो जो होता है हमेशा 7 रंगों का होता है। ओके, चलिए, द स्टार डू नॉट गिव लाइट, जो तारे होते हैं वो हमको प्रकाश नहीं देते हैं, तो ये भी बात गलत है। तारे देते, भले थोड़ा दे या कम दे, वो हमसे ज़्यादा दूर है तो हमको यहाँ प्रकाश आने थोड़ा कम, मतलब थोड़ा कम हो जाता है ना, तो इसलिए प्रकाश तो लेकिन देता है, थोड़ा दे या ज़्यादा दे प्रकाश देता है। ठीक है, अब देखिए, टीचर पढ़ाते हैं, भले आपको थोड़ा कम समझ में आए कि ज़्यादा समझ में आए, लेकिन आपको टीचर तो पढ़ा रहे हैं ना, तो वही बात हुआ। आगे देखिए, थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। अब आपको सोचना है और लिखना है, ये आपका था सोचो और कहो, अब आपको लिखना है। देखिए, कहता है थिंक ऑफ थिंग्स, थिंक ऑफ थिंग्स, थिंग्स मतलब वह वस्तु, वस्तु के मतलब वस्तु पर आपको सोचना है। एंड आइडियाज डेट यू एसोसिएट विथ रेन, देन फिल इन द ब्लैंक बबल्स विथ सुटेबल वर्ड्स। आप देखिए, जैसे रेन से जो भी वर्ड संबंधित है उसको लिखना है। जैसे रेन, क्लाउड, रेन से क्लाउड संबंधित है, बादल, वर्षा से बादल, वर्षा में पानी होता है, पानी समुद्र में भी जाता है, पानी पौंड में भी जाता है, पानी हेल में भी जाता है। तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बढ़िया तरीका से लिख दिए हैं, इसको आपको लिख लेना है। ओके, चलिए, क्लियर, समझ गए आप लोग। चलिए आगे अब आइए, फिर आपका क्वेश्चन आंसर आ रहा है और ये है आपका 50 वर्ड में जवाब देने का, तो इसको भी हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा और समझने में मज़ा भी आएगा। कह रहा है आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन नोट मोर देन 50 वर्ड, आपको 50 वर्ड्स में ही आंसर देना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। व्हाट आई मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। कहता है अब आपको क्या करना है, वहाँ पर तो फर्स्ट स्टेंजा बोल रहा था, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े थे इसमें फर्स्ट स्टेंजा के बारे में बता रहा था, लेकिन अब बताना है आपको जो पोयम में ऐसी कौन कौन सी बात है जिसको बताकर जो कवि हैं वो क्यूरियस हो रहे हैं, मतलब उत्सुक हो रहे हैं। ठीक है ना, कवि उत्सुक हैं, तो बाबू इसमें तो थोड़ा ज़्यादा लंबा आपको 5-6 वैसा होगा जिसके बारे में बताकर कभी आश्चर्य हो रहे हैं, तो आपको बनाना है, सबका क्या करना है, लिस्ट तैयार करना है। तो आइए हम आपको लिस्ट तैयार करवाते हैं और आप तैयार करने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए ध्यान से समझिएगा तो बन जाएगा। ओके, चलिए मैं आपको लिस्ट तैयार करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिए, लिखेंगे पहले दी पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट, कवि उत्सुक हो रहे हैं ये सब के बारे में जानने के लिए। यहाँ तक समझे, ये सब के बारे में जानने के लिए कभी क्या हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। पहले इतना लिख देना है, उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट नंबर में क्या, व्हाई इज ग्रास इज ग्रीन, घास हरी क्यों होती है या हरी क्यों होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट चीज ऐसा है जिसके बारे में बताकर कभी क्या हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में जानने के लिए क्या हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। दूसरा, व्हाई द विंड इज नेवर सीन, हवा कभी दिखती क्यों नहीं है, इसके बारे में बताकर कभी क्या हो रहे हैं, इसको जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। तीसरा, नेस्ट मेड बाय बर्ड्स, पक्षी के द्वारा घोंसला जो बनाई जाती है वो क्यों बनाई जाती है, इसके बारे में जानने के लिए कभी उत्सुक हो रहे हैं। चौथा, फोर में जो ट्रीज होता है, जो पेड़ होता है वो हमेशा रेस्ट क्यों करता है, इसके बारे में कभी जानने के लिए उत्सुक हो रहे, मतलब एक ही जगह पर जो ट्रीज होता है ये आराम करता है, इसके बारे में जानने के लिए कभी क्या हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं। आगे, मिसिंग बिटवीन बिट ऑफ मून, मतलब चांद का, जब चांद पूरा गोल नहीं होता है तो उसका जो टुकड़ा होता है वो कहाँ चला जाता है, इसके बारे में जानने के लिए कभी उत्सुक हो रहे हैं। उसके बाद जो तारे होते हैं, तारे को
को प्रकाश कौन देता है? जैसे बल्ब बुझ जाता है तो हम लोग प्रकाशित करते हैं, तारा को कौन प्रकाशित करता है? इसके बारे में जानने के लिए कभी उत्सुक हो रहे हैं। उसके बाद लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, आसमान में कभी कभी बिजली चमकती है तो उस बिजली जो चमकती है ना वो क्यों चमकती है, इसके बारे में कभी जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। और भी बात है, रेनबो जो होता है ना, रेनबो वो 7 रंग का होता है, रेनबो 7 रंग का होता है। ये 7 कलर को उसमें रंग कौन करता है, रंग भरता कौन है? तो हम आपको ऐसे ही कुछ चीज़ के बारे में लिस्ट तैयार करवा दिए। तो आपको लिस्ट तैयार करना किस प्रकार से आप लोग अच्छी तरीक़ा से समझ चुके होंगे। मैं प्रयास करता हूं कि आपको सारा क्वेश्चन का उत्तर क्लियर हो जाए, ताकि बच्चों आपके घर के लिए घर पर कुछ भी याद करने का झमेला नहीं रहे। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, Why do you think is the I in the poem a child or an adult? आप क्या सोचते हो इस कवि में जो इस कविता में जो आई है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? एक बच्चा के लिए या फिर एक वयस्क आदमी के लिए? नहीं है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है आई वंडर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। ये जो ये कौन है? ये जो आई के का प्रयोग किए हैं ये बच्चा कर रहे हैं या वयस्क आदमी, बड़े आदमी कर रहे हैं? तो आप भली भांति जानते होंगे कि जो ऐसा प्रश्न करेगा ना कि घास हरी क्यों होती है, हवा कभी दिखती क्यों नहीं है, पेड़ आराम क्यों करता है ना, ये सब जो प्रश्न करेगा ये एक बच्चा ही कर सकता है। ये कौन करेगा? एक बच्चा ही करेगा। इसका क्या कारण है? अपने कारण का आपको क्या रीजन बताना है, ठीक है ना, अपने उत्तर का रीजन बताना। तो देखिए हम यहाँ पर दे दिए हैं, आपको जरा ध्यान से समझिए और लिखिएगा। आई थिंक दैट आई इन द पोएम इज ए चाइल्ड। समझिए, मैं सोचता हूँ, है ना, मैं सोचा कि आई जो इस कविता में प्रयोग हुआ है ये एक बच्चा के लिए हुआ है। बिकॉज, क्योंकि द क्वेश्चन दैट राइजेज इन द हिज माइंड आर द चाइल्ड क्यूरोसिटी। मतलब ऐसा जो क्वेश्चन माइंड में राइज करेगा, घूमेगा, जो वो किसके? बच्चा के ही माइंड में घूमेगा। ठीक है, चलिए इतना ही दिए हैं, शॉर्ट में दिए हैं ताकि बच्चे आपको याद हो सके, आप अच्छे तरीक़ा से लिख सके। तीसरा देखिए, व्हाट ओपिनियन डू यू फ्रॉम अबाउट द स्पीकर। आपका इस स्पीकर के बारे में क्या ख्याल है या क्या राय है? ठीक है, इसका मतलब हुआ ख्याल। ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है? ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिए लिखेंगे इन माई ओपिनियन, मतलब मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल में, द स्पीकर इज ए चाइल्ड ऑफ हाई मेंटल लेवल, मेटल नहीं मेंटल लेवल, MENTL, मेंटल लेवल। मतलब जो कवि हैं वो एक बच्चा है और वो बच्चा जो है वो हाई मेंटल लेवल का है, मतलब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बहुत तेज है। हिज माइंड इज फुल ऑफ क्वेरीज एंड क्वेश्चन, उसका जो माइंड है, मस्तिष्क है, दिमाग जो है वो क्वेश्चन और क्वेरीज से ही क्या है? भरा हुआ है। समझ गए? तो इसको आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर है, ये वाला क्वेश्चन जो आपका है। ठीक है, समझ चुके हैं ना। आइए चौथा क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द क्वेश्चन इन द एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज डैड। मतलब कहता है अंत में, इस पोयम के अंत में अपने पिता के बारे में, अपने पिता के टुवर्ड्स में कवि की एटीट्यूड क्या है, ठीक है, कवि का क्या है, आप लोग यहाँ पर पढ़े हुए होंगे, ध्यान से। वाई इज इट नॉट डू यू सपोज दैट डैड वॉन्ट टेल मी इफ ही नोज। डैड है ना यहाँ पर, मतलब ये जो अंतिम में जो क्वेश्चन है ये क्या सजेस्ट करता है? ठीक है, बच्चे को, स्पीकर को अपने पिता के एटीट्यूड को लेकर आपको बताना है। तो समझिएगा यहाँ पर हम दे दिए हैं उत्तर में, द क्वेश्चन इज इन द एंड सजेस्ट about the speaker attitude towards his dad, that he is not sure that his dad knows the answer of his question, and even if he knew it, it was doubtful that he would answer to all his queries। मतलब समझिएगा कि अंत में जो सजेस्ट किया गया क्वेश्चन के, जो क्वेश्चन सजेस्ट किया गया है कवि के एटीट्यूड टुवर्ड्स के बारे में, उनके डैड जो हैं वो कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है श्योर नहीं है। ठीक है, मतलब आंसर जानते हैं लेकिन श्योर नहीं है। श्योर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको क्या है, डाउट है, कुछ डाउटफुल है। ठीक है ना, तो मतलब कुछ क्वेश्चन में क्या है, डाउटफुल है, और कुछ क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो बताना जरूरी नहीं समझते हैं। ठीक है, तो यही आप लोग लिख लीजिएगा 4 नंबर क्वेश्चन के उत्तर में। ठीक है, चलिए
अब आइए आगे आप लोग का वर्ड स्टडी। मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं हर एक क्वेश्चन को लूँ और आपको अच्छे तरीक़ा से समझाऊँ। फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब क्या होता है इसको मैं अच्छे तरीक़ा से समझा दिया हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए कहता है व्हाट डज द फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट मीन इन द पोएम। ब्लो आउट जो फ्रेजल वर्ब है इसका फ्रेजल वर्ब यहाँ पर आप लोग देखे होंगे पढ़े होंगे, ब्लो आउट है ना, बूझ जाना है ना, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है बूझ जाना या बुझाना। आप लोग बोलिए आग को बुझाते हैं ना, तो मतलब बोलता है कि जब तारा बुझ जाता है, ठीक है, तो उसको प्रकाशित कौन करता है, ठीक है। तो लुक अप ए डिक्शनरी एंड लिस्ट इट मीनिंग, नोट डाउन मीनिंग फ्रेजल वर्ब एंड यूज इन इट योर सेंटेंस एवरेज कौन वेइंग अदर मीनिंग। मतलब आपको ब्लो आउट जो है इसका 5-6 वाक्य बनाना है और सब में अलग अलग मीनिंग के बारे में बताना है। तो बाबू इसको आप लोग स्वयं से भी कर सकते हैं, ऐसे मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर ब्लो आउट है, इसका है द फायर वाज ब्लोन आउट बाय द स्ट्रॉन्ग विंड। फिर हम दिए हैं यहाँ पर क्या, ब्लो आउट टू लॉज फॉर द फायर ब्लू इट सेल्फ ब्लो। अब ब्लो आउट वन कैन ब्लो आउट माई कोड। फिर ब्लो आउट मतलब 4-5 बार ब्लो आउट लिखकर उसका वाक्य बना दिए हैं, जो कि आपको बोल रहा था डिक्शनरी से खोज कर करने के लिए। तो हम भी डिक्शनरी से खोज कर ही किए हैं बाबू, तो इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्लियर, चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए जी देखिए यहाँ पर अब क्या कहता है, लुक अप एट आई लुक अप ए डिक्शनरी एंड लिस्ट अदर फ्रेजल वर्ब डेट बिगिन विथ ब्लो। कहता है कि आपको डिक्शनरी को देखना है और लिस्ट तैयार करना है वैसे फ्रेजल वर्ब डेट बिगिन विथ ब्लो, जो ब्लो से ही शुरू होता है, एंड यूज देम इन ओन सेंटेंस, और उसका आपको वाक्य बनाना है, ठीक है। तो आपको 2-3 हम बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा स्वयं से। जैसे आपका देखिए यहाँ पर, जैसे आपका हो गया ब्लो, ब्लो है ना, इसको ब्लो अप है ना, उसके बाद ब्लो डाउन, ब्लो डाउन, इस प्रकार से 2-3 और भी लिख लीजिएगा जिसका शुरुआत क्या हो, ब्लो से हो, और इसका क्या 2-3 वाक्य बना लीजिएगा। तो आप लोग खुद से भी कीजिएगा, इतना काम बस आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं C.1 का 3 नंबर। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो विथ द सुटेबल फ्रेजल वर्ब गिवन इन द बॉक्स। कहता है पुट आउट है ना, पुट आउट मतलब क्या, बूझ जाना। कॉल आउट, कॉल आउट मतलब क्या, बुलाना, आना है ना। चलिए उसके बाद सेट आउट मतलब कोई भी जर्नी है ना उसको क्या, शुरू करना। वाइप आउट मतलब रिमूव, रिमूव कर देना, कोई भी चीज़ हटा देना। गिव अप टू लीव मतलब छोड़ देना, कोई भी चीज़ छोड़ देना। अब देखिए द गवर्नमेंट इज रेडी टू डैश पोलियो, इसमें आप लोग क्या भरेंगे, जो गवर्नमेंट है ये रेडी है कि पोलियो को क्या करने के लिए, तो वाइप आउट करने के लिए, मतलब रिमूव करने के लिए वाइप आउट है ना, मतलब इसको हटाने के लिए जो हमारी सरकार है वो तैयार है। ही डैश फॉर कोलकाता विथ हिज फादर, इसमें आप लोग क्या भरेंगे, सेट आउट, वह अपना जो जर्नी है वो अपने पिताजी के साथ कोलकाता में क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब शुरुआत कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, डैश ए डॉक्टर टू एग्जामाइन द पेशेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉल आउट, मतलब डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को क्या किया गया, बुलाया गया, पुकारा गया, ठीक है। आगे है ही हैड टू डैश स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, गिव अप, क्या लिखेंगे, गिव अप या लिव, मतलब वो हमको लिव करके गया क्योंकि वो उसका जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम था है ना, स्मोकिंग के कारण उसका जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम था, इसलिए वो हमको क्या किया, छोड़ दिया, लिव कर गया, ठीक है। आगे देखिए डैश दी लैंटर्न, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, अब जो अंतिम में बच गया आपका पुट आउट है ना, पुट आउट, ये आपका क्या है, लैंटर्न मतलब नहीं, इस लालटेन है ना, तो ये क्या हुआ, बुझ गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब आप लोग आगे देखिए, अब आपका है रैमिंग टाइम। रैम टाइम मतलब क्या हुआ यहाँ पर, रैमिंग वर्ड, आप लोग जानते होंगे तुक शब्द होता है। एक तुक शब्द का मतलब हुआ कि उच्चारण से हुआ, जैसे ग्रीन सीन, नेस्ट रिस्ट, ग्रीन सीन बिन, तो ये सब आपको क्या करना है, पोयम से चूज करना है, ठीक है। कहता है दीज पेयर्स ऑफ वर्ड यू विल नोटिस एंड इंड विथ सिमिलर साउंड, इसका जो अंतिम होता है, अंत जो होता है वो सिमिलर साउंड के साथ होता है, मतलब सेम उच्चारण के साथ, जैसे EST है ना, सेम उसी प्रकार। सच पेयर ऑफ वर्ड दैट इंड विथ दियर सिमिलर साउंड आर कॉल्ड रैमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पिक आउट करना है, पिक चुनना है हमको, कहाँ से, रैमिंग पेयर कहाँ से, पोयम से चुनना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चुन कर लिखते हैं।
चलिए यहाँ पर देखिए, पहले हम पोयम निकालते हैं। पोयम में देखिए दिया गया है, जैसे यहाँ पर देखिएगा, ग्रीन सीन, नेस्ट रेस्ट, उसके बाद राउंड फाउंड, है ना, इस प्रकार। यहाँ पर ब्लो आउट फ्लैश अबाउट, है ना, ये देखिए इस प्रकार दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर और भी होगा, तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा, चुनिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको लिखा देते हैं ऐसे, आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिखाते जाते हैं, आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहले NEST नेस्ट, इसका लिखेंगे रेस्ट, और भी लिख सकते हैं चेस्ट, है ना, और भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्रिस्ट, है ना, इस प्रकार आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे लिखिए, आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं टॉपिक RHYME, रैमिंग वर्ड, है ना, ये है आपका टॉपिक। अब देखिए और भी आप लोग लिख सकते हैं ROUND राउंड, FOUND फाउंड, उसके बाद SOUND साउंड, उसके बाद MOUND माउंट, इस प्रकार लिखेंगे। उसके बाद OUT आउट, ABOUT अबाउट, फिर SHOUT साउट, फिर SCOUT स्काउट। उसके बाद और भी लिख सकते हैं स्काई, फिर हाई, इस प्रकार, है ना। उसके बाद क्राई, फिर और लिख सकते हैं फ्राई, है ना। आगे देखिए और भी आप लोग लिख सकते हैं सपोज, उसके बाद नोज, उसके बाद प्रोज, उसके बाद और भी चोज, हो गया ना। तो इस प्रकार आपको क्या करना था, इसका भी लिख लेना है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। ई नंबर बोल रहा है लेट्स टॉक, है ना, अब हम लोग को बातचीत करना है। देखिए यहाँ पर डिस्कस द फॉलोइंग इन द ग्रुप ऑफ पेयर्स, आपको क्या करना है, क्लास में ग्रुप बनाना है या पेयर बनाना है, और उसके बाद डिस्कस करना है क्या चीज़ के बारे में। इफ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई व्हाई वुड हैपन, अगर आसमान में मून अपीयर नहीं होगा तो क्या, कौन सा घटना क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग को डिस्कस करना है क्लास में, है ना, आपको अपने दोस्त से बातें करना है। ऐसे मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए लिखेंगे, इफ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई द नाइट्स विल बिकम एब्सोल्यूट डार्क, अगर मून जो है मतलब आसमान में अपीयर नहीं रहेगा तो रात में अंधेरा रहेगा, बच्चे लोग रात में खेलेंगे भी नहीं, ठीक है, पूरा अंधेरा रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आप लोग इतना भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग को डिस्कशन के लिए है, ठीक है, तो लिख लीजिएगा। आगे देखिए ट्रांसलेशन है, कहता है ट्रांसलेट इनटू योर मदर टंग एनी वन ऑफ द स्टेंजास फ्रॉम द पोएम दैट यू मे हैव रीड, कहता है आप जो पोयम पढ़े हुए हैं उसमें से कोई भी एक स्टेंजा को लेना है, कोई भी एक स्टेंजा कहने का मतलब हुआ कोई भी। जैसे यहाँ पर देखिए ये पोयम है तो इसका ये हुआ स्टेंजा, ये चारों लाइन जो है ये स्टेंजा हुआ, इसका ये स्टेंजा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों भी ले सकते हैं, फिर ये दोनों ये सब स्टेंजा हुआ। तो आपको बोलता है कोई भी एक स्टेंजा का क्या करना है, आपको हिंदी में नहीं करना है, मतलब अपनी मातृभाषा में उसको ट्रांसलेट करना है। तो आइए हम यहाँ पर आपको ट्रांसलेट करके देते हैं, आप लोग लिखिए, ठीक है। पहले हमको यहाँ पर आपको पढ़ाई हुए हैं पोयम, उसमें भी बताए थे आई वंडर वाई द ग्रास इज ग्रीन, मुझे आश्चर्य है कि घास हरी क्यों होती है, एंड वाई द विंड इज नेवर सीन, और हवा कभी भी दिखती क्यों नहीं है, एंड हु टॉट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, किसने पक्षियों को सिखाया घोंसला बनाना, एंड टोल्ड द ट्री टू टेक रेस्ट, और पेड़ों को कहा आराम करने को। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब कुछ आपका एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी भी आप लोग देख लीजिए। एक्टिविटी में कहता है फाइंड द ग्रीड वर्ड रिलेटेड टू वेदर वर्ड्स में अपीयर हॉरिजेंटली, वर्टिकल एंड डायगोनली, है ना, वन हैज बी डन फॉर यू। अब देखिए आपको यहाँ पर बोल रहा है हॉरिजेंटल, वर्टिकल, है ना, और जो डायगोनल है इसमें आपको क्या करना है, वर्ड सुनना है, ठीक है, जो कि वेदर मतलब मौसम से जो भी संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए हम ऐसे बनाए टेम्परेचर, है ना, ये एक ऐसे इस प्रकार से आपको क्या करना है, अच्छे तरीका से बना देना है, ठीक है। उसी पर क्लाउड, उसी प्रकार रेनबो, है ना, उसी विंड WIND विंड, उसके बाद SNOW सनो, है ना, जो बर्फ होता है आपका, है ना, उसके बाद वेदर
उसके बाद क्लाउडली, उसके बाद और क्या, लाइटिंग है ना, लाइटनिंग, अम्ब्रेला, रेन, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये को आपका किया ही गया है। तो इस प्रकार आपको ये भी काम कर लेना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका अब ये चैप्टर क्या हुआ, पूरा समाप्त तो हो चुका है, ठीक है ना। मतलब टोटल एक एक क्वेश्चन को मैंने लिया और पूरा अच्छी तरीक़ा से सॉल्व किया। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, जो कि आज आप लोग का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर है स्लिप। और चैप्टर नंबर 2 जो है ये हम एप्लीकेशन पर पढ़ाएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग का मेरा क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग 62 060 11 886 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 499 रुपया लगता है, 1 साल का कोर्स है लाइव क्लास के लिए, ठीक है ना। अगर रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो 299 रुपया लगता है। धन्यवाद बच्चों।